दिस इज अमन परमार फ्रॉम वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 रीजन ऑफ रिफ्यूजल्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे हर साल कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करते हैं और उसमें से काफ़ी बच्चों को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपनी फाइल कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इन मेन 5 पॉइंट जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, उनको अगर आप माइंड में रखोगे तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी फाइल पे 100% वीज़ा अप्रूवल की गारंटी रहती है, मगर आप अपने वीज़ा के रिफ्यूज़ होने के चांस को कम कर सकते हो अगर इन मेन 5 पॉइंट्स को आप माइंड में रखते हो। आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट आपके फाइल लॉन्च करने से पहले आपके माइंड में होते हैं, वो सभी इस वीडियो में क्लियर कर सकूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट रीज़न के बारे में, जो सबसे मेन रीज़न है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 50% बच्चे जिनको रिफ्यूज़ल मिलता है उसके पीछे यही रीज़न होता है। वो रीज़न है सिलेक्शन ऑफ कोर्स। बहुत सारे बच्चे जब कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करते हैं तो इन मेन पॉइंट्स को माइंड में नहीं रखते जब वो अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने चेक करनी है कि जो आपने कोर्स ऑप्ट करना है वो आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ रेलेवेंट होना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है। सेकंड, अगर आपका सेकंड रीज़न है यानी कि 60% से कम है और 50% से ऊपर है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है वो 3 साल की बैचलर डिग्री में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 2 ईयर का यूजी डिप्लोमा लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि अगर आपके 50 to 60% के बीच में स्कोर है तो आपको रिफ्यूज़ल आएगी ही आएगी, मगर आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर उसी कंडीशन में आप फर्स्ट टाइम बैचलर डिग्री लेकर जाते हो जो आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ रेलेवेंट हो, तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ आपने रखनी है, जो आपके पास सब्जेक्ट थे लास्ट प्रीवियस स्टडी में, उसमें किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके पास, उसी के रिलेटेड अगर आप कोर्स ऑप्ट करते हो तो भी आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। और लास्ट में जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स हैं, जब 50% से कम मार्क्स हैं, कोर सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप कोर्स कभी भी मत लेना, अदरवाइज आपका रिफ्यूज़ल पक्का आएगा। तो जो भी सब्जेक्ट में आपके 50% से कम मार्क्स हैं, जो मेन 3 कोर्स सब्जेक्ट आपके पास थे प्रीवियस स्टडी में, उसके ब्याह पे आप कोर्स कभी भी चूज़ मत करना। अगर आपने कोर्स सिलेक्शन में इन सभी पॉइंट्स को माइंड में रखा तो आपके 10 to 20% वीज़ा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड रीज़न के बारे में, जो है नॉन एसडीएस कैटेगरी। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए अपनी फाइल नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगा देते हैं क्योंकि वो उस इनटेक को मिस नहीं करना चाहते। उनके एक में 5.5 आए हैं आइल्स में, जहाँ उन्होंने पीटी किया हुआ है, जहाँ उन्होंने टफल किया हुआ है, वो अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की बजाय वो एक चांस लेना चाहते हैं जिससे उनकी एक अच्छी प्रोफाइल एक रिफ्यूज़ल प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद जब वो अपनी दोबारा रीफाइलिंग करते हैं तो उनको वीज़ा लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि इस सितंबर के बाद, सितंबर 2021 के बाद नॉन एसडीएस का जो रिज़ल्ट है वो बहुत कम है। आपको अगर लगता है कि आपके एक में 5.5 आ रहे हैं, चाहे आपने एक बार टेस्ट दिया है चाहे 2 बार दिया है, आप कोशिश करें आप 6 मंथ और आपको अगर लग जाए, मगर नॉन एसडीएस कैटेगरी में आप कभी भी अपनी फाइल लॉन्च ना करें क्योंकि 50% चांस लेने से आपकी फाइल पे 50% खतरा रहता है कि वहाँ पर आपको रिफ्यूज़ल आ सकती है। अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है तो रीफाइलिंग करने के बाद जब आप सेकंड टाइम अपनी फ़ाइल लॉन्च करोगे तो तभी भी आपकी जो फाइल है उसको सेम नज़र से ही देखा जाता है कि उसको पहले रिफ्यूज़ल मिला है। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट टाइम ही आपकी फ़ाइल एसडीएस कैटेगरी में जाए। एसडीएस कैटेगरी में जाने के बाद आपकी फ़ाइल पे 10 to 20% जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद कॉलेज और कॉलेज का लोकेशन। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज जिसकी फ़ीस कम है वो कॉलेज चूज़ करते हैं और उसका लोकेशन वो देखते हैं कि जहाँ पर मेरा फ्रेंड गया था। कभी भी आप अगर फाइल अपनी लॉन्च कर रहे हो तो आपकी फ़ाइल यूनिक है। आपके फ्रेंड की फ़ाइल क्या थी, उसका एकेडमिक स्कोर क्या था, उसके पास सब्जेक्ट क्या थे, उसके अकॉर्डिंग आपने कभी भी अपना कॉलेज या उसकी लोकेशन चूज़ नहीं करनी। आपने हमेशा कोशिश करनी है, अगर तो आपकी प्रोफाइल 90% के आसपास है तो आप कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो। अगर आपकी एवरेज प्रोफाइल है जिसमें 60 to 70% के आसपास
एकेडमिक स्कोर है, 6 ईच आपका आइल स्कोर है, तो आप कोशिश करें कि अपना कॉलेज जो मेन जो इनके सिटी हैं जैसे टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, उन सिटीज़ को छोड़कर थोड़ा आउटर एरिया में आ जाए, जिससे आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अपना जो कॉलेज है वो पब्लिक कॉलेज चूज़ करें, उससे भी आपके कॉलेज की रेपुटेशन से भी आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। इसके बाद जो मेन रीज़न है वो है फंड्स या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे बच्चे जो नॉन एसडीएस में अपनी फ़ाइल लगाते हैं वो फंड्स शो करते हैं, वो अपनी 1 ईयर की फ़ीस पे नहीं करते, सिर्फ 6 मंथ की फ़ीस पे करते हैं, क्योंकि वो सोचते कि हमारी फ़ाइल नॉन एसडीएस में जा रही है। वो जीआईसी पे नहीं करते, उसके बदले में भी अपने अकाउंट में फ़ंड शो करते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप अपने 1 ईयर की फ़ीस पे करें और अपनी जीआईसी पे करें, फिर चाहे आपकी फ़ाइल एसडीएस कैटेगरी में जा रही है चाहे नॉन एसडीएस कैटेगरी में जा रही है, उससे भी आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। अगर आपकी फ़ाइल एसडीएस कैटेगरी में है तो बहुत सारे बच्चे आईटीआर या सीए रिपोर्ट, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं लगाते। तो मैं सभी के लिए, चाहे आपकी फ़ाइल एसडीएस कैटेगरी में है चाहे नॉन एसडीएस कैटेगरी में है, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फाइनेंशियल में लगाने हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपका 1 ईयर का ट्यूशन फीस, जो भी आपका कोर्स है उसका 1 ईयर का ट्यूशन फीस आपके पे किया होना चाहिए। सेकंड, आपके पास जीआईसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 10,200 कनेडियन डॉलर का है। उसके बाद आपके स्पॉन्सर्स के आईटीआर हो 8 to 10 लाख के, फिर चाहे स्पॉन्सर आपका 1 हो चाहे 2 हो, चाहे फादर और मदर दोनों का मिलाकर 8 से 10 लाख का आईटीआर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सीए रिपोर्ट, अगर आपकी 1 करोड़ के ऊपर सीए रिपोर्ट बनती है तो आप उसको अटैच जरूर करिए। अगर 1 CR के नीचे है तो उसको मत लगाइए। इसके बाद बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, जहां पर आपका बैंक में जो बैलेंस है उसका सर्टिफिकेट, अगर आपके बैंक में 1 ईयर की ट्यूशन फी पे करने के बाद और जीआईसी पे करने के बाद फंड्स पड़े हैं, अगर वो फंड्स आप रखना चाहते हो तो सेकंड ईयर का जो ट्यूशन फीस आपका है वो आप वहाँ पर रख सकते हो। और उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो कि बैंक मैनेजर इशू करता है वो भी आप साथ में अटैच जरूर करिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ में लगाओगे, बैंक स्टेटमेंट इसी के साथ आप लगाओगे, तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगाते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे एसओपी के बारे में। एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पहले बहुत सारे कंसल्टेंट यूज़ नहीं करते थे। अभी भी बहुत सारे कंसल्टेंट जो एसडीएस कैटेगरी की फाइल्स हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी है वहाँ पर यूज़ नहीं करते, और सिर्फ नॉन एसडीएस कैटेगरी में जहाँ जिनकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम होती है उसी को जस्टिफाई करने के लिए एसओपी उसको साथ में लॉन्च करते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपकी फ़ाइल चाहे अच्छी है, चाहे एसडीएस कैटेगरी में जा रही है चाहे नॉन एसडीएस कैटेगरी में जा रही है, आप सभी ने एसओपी जरूर लगानी है और अपनी एसओपी को चेक जरूर करना है अपने कंसल्टेंट के साथ बैठकर। अगर आपको कुछ भी लगता है कि इस पॉइंट को एडिट करना चाहिए, इसमें ये चीज़ हमने ऐड करनी है, तो वो सभी चीज़ें आप अपने सजेशन के साथ उसमें ऐड करवाइए, फिर आपकी एसओपी सबमिट होनी चाहिए। अदरवाइज एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके वीज़ा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करता है। बहुत सारे एम्बेसीज क्या करती हैं कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं जिससे वो कैंडिडेट से बात करती हैं, मगर जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता कनाडा स्टडी वीज़ा के अंदर, जहाँ पर सिर्फ एसओपी आपकी एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जो आपके जो माइंड में चीज़ें हैं उनको वीज़ा ऑफिसर के सामने लेकर जाती है। जहाँ पर आप आपने कनाडा को क्यों चूज़ किया, उसके बाद आपने अपने कॉलेज को क्यों चूज़ किया, उसके बाद जो लोकेशन है कॉलेज का उसको आपने क्यों चूज़ किया, जो कोर्स आपने लिया है उसका आपको क्या बेनिफिट है, कौन सा कंटेंट आप उसमें पढ़ोगे, प्रीवियस स्टडी आपकी क्या थी, उसके बाद आपके करियर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या बेनिफिट होगा, इंडिया में उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उस कोर्स को करने के बाद जब आप इंडिया आओगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके इंडिया में जो टाइज़ हैं, जो होम कंट्री के साथ आपके टाइज़ हैं, आपकी फैमिली है, उसके बारे में बताइए, आपकी फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है इंडिया में उसके बारे में बताइए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण आपके वीज़ा को अप्रूव करने में वीज़ा ऑफिसर को हेल्प होती है जब वो आपकी एसओपी चेक करता है। गैप का जो लास्ट पॉइंट है वो 6th में मैंने रखा है, मगर जब गैप का जो रीज़न है मैंने इसीलिए इसको मेन रीज़न में नहीं रखा क्योंकि गैप हमेशा सभी के लिए नहीं होता। बहुत सारे फ्रेश प्रोफाइल होते हैं उनके लिए गैप कोई मायने नहीं रखता। गैप के लिए मैं आपके लिए एडिशनल एक 6 पॉइंट रख देता हूँ जिसमें जिन बच्चों के पास गैप है वो बच्चों को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। उसमें सबसे पहला आपने गैप के जो
गैप को जस्टिफाई करना है, उसमें आपने देखना है कि आपने उसमें कोई क्या एक्टिविटी की है। अगर आपने कोई कोर्स किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो, अगर आपने जॉब किया तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। मगर जो कोर्स आपने किया है अगर वो ऑथोराइज नहीं है, जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जॉब के डॉक्यूमेंट्स में आप ऑफर लेटर अपना, जब आपने जॉब ज्वाइन किया तो ऑफर लेटर मिला होगा आपको, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला होगा, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आई होगी, जहाँ सैलरी स्लिप अगर आपको सैलरी कैश में मिली है, अगर उस सैलरी के ब्याह पे आपने ITR फाइल किया तो वो ITR आप लगा सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका हो गया, अगर आपको कोई LOR मिला हुआ है तो वो आप लगवा सकते हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो आप लगा सकते हो, कोई एप्रिशिएशन मिला है, कोई प्रमोशन मिला है, उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप साथ में लगा सकते हो। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप अच्छे से अरेंज करते हो अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए, तो 100% आपका जो गैप है वो अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। और उसको SOP में, और जो कोर्स आप ऑप्ट करने जा रहे हो उसके साथ उसकी रेलेवेंसी कैसे बनती है वो भी आपने SOP में ज़रूर लिखना है। अगर आपका गैप है, जिन बच्चों का गैप 3 साल से ज़्यादा है, यानी कि 3-4 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, फिर आपके पास दोनों ऑप्शन होती हैं कि आप अपना जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो आप अपनी प्रीवियस स्टडी के साथ भी कर सकते हो, जहां आप जो एक्सपीरियंस है, जो जॉब आपने की है, जिस तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके पास थी, उसके रिलेटेड भी आप अपना कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो उनकी प्रीवियस स्टडी होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस नहीं उनके पास होता, उनकी जॉब अलग होती है। तो आप अपने 3 या 4 साल का अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है जिसके प्रूफ आपके पास है, सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, तो आप सिर्फ अपने वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी अपना कोर्स चूज़ कर सकते हो। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी रिफ्यूज़ल के मेन रीज़न, जो हमारे साथ हज़ारों बच्चे डेली बेसिस पे केप्स नोट शेयर करते हैं जिनको रिफ्यूज़ल आता है, अगर मैं उन सभी को स्टडी करने के बाद जो मुझे लगा कि ये मेन 5 रीज़न है जो मुझे बच्चों को बताने चाहिए जो अपनी फाइल लॉन्च करना चाहते हैं कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप सभी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सभी बच्चों तक पहुँचाएँ जो बच्चे कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल लॉन्च करना चाहते हैं। और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी अपडेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहे। अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करना चाहता है, हमारे साथ प्रोफाइल प्रोसेस करना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे 9551760001 पे हमें अपना सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज सकता है। सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो जाएगा। किसी भी तरह की हेल्प आपको मेरे से चाहिए, ऑनलाइन काउंसलिंग लेना है, लाइव काउंसलिंग लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने अपनी फाइल लॉन्च कर दी है, आपको कोई डाउट है, आप किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे कंसल्टेंट, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो। 100% आपकी हेल्प की जाएगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उनको क्लियर किया जाएगा। अगर कोई ऐसी हेल्प होगी जो हम कर सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम करके देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।